बताइए कि ये साल का उनका पहले मन की बात प्रोग्राम है और जिसके द्वारा वो देश को संबोधित करते हैं और तमाम तरीके की बातें जो अभी हाल ही में हुई होती हैं उसका जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आपको बता दें कि साल का पहला मन की बात कार्यक्रम है और देश को और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। आजकल मुझे भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। साथियों, इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा। संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हर बार आपके ढेर सारे पत्र मिलते हैं। नमो ऐप और माय गॉव पर आपके मैसेजेस, फोन कॉल्स के माध्यम से आपकी बातें जानने का अवसर मिलता है। इन्हीं संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खींचा। ये संदेश है बहन प्रियंका पांडे जी का। 23 साल की
बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। साथियों, हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजो कर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें। अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमित्त एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा। हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है। इससे भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले थॉट लीडर्स का एक वर्ग भी तैयार होगा। मैं अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहित्यिक कौशल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे जुड़ी जानकारियां शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में श्रोताओं को क्या पसंद आता है ये आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानने, सीखने और पढ़ने को मिलता है। एक प्रकार से परोक्ष रूप से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिलता है। किसी का प्रयास, किसी का जज्बा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून, यह सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं।
हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियों में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर-उधर फैलती है, गंदगी भी फैलाती है। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार। रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार। अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसके तहत मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। रोजगार देने वाले प्रदेशों में यूपी सबसे आगे है। योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं, उनमें गृह एवं पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, उच्च शिक्षा में 4,615, तकनीकी शिक्षा में 365, चिकित्सा शिक्षा में 1,112, स्वास्थ्य मिशन में 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 8,556, ऊर्जा विभाग में 6,446, यूपीएससी में 26,103 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा से भरे युवा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सीएम का संवाद करना भी रोजगार की दिशा में एक नया कदम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग के लिए किया, ऐसे वो आगे नई नई वैकेंसियां निकालते रहें। सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें हुआ है। हमें ज्वाइनिंग लेटर 5 दिसंबर 2020 को दिया है। हम लोगों ने जो है 7 दिसंबर को ज्वाइन किया है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 12 नवंबर 2020 को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1,438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में योगी सरकार है तो नौकरियों की बहार है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। गांव में कुछ आदिवासी महिलाएं एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुई। उनकी राइस मिल में काम रुक गया। स्वाभाविक है कि इससे आमदनी की भी दिक्कत आने लगी, लेकिन ये निराश नहीं हुई। इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने तय किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी। जिस मिल में ये काम करती थी, वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी। इनमें से मीना रहंगडाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पूंजी से पैसा जुटाया। जो पैसा कम पड़ा, उसके लिए आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज ले लिया। और अब देखिए, इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी। आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही हैं। इतने ही दिनों में इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। इस मुनाफे से मीना जी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं। कोरोना ने जो परिस्थितियां बनाई, उससे मुकाबले के लिए देश के कोने कोने में ऐसे अद्भुत काम हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे बुंदेलखंड के बारे में बात करूं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मन में आएगी? इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ेंगे। वहीं कुछ लोग सुंदर और शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों को इस क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की भी याद आ जाएगी। लेकिन इन दिनों यहाँ कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्धक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी हैं। किसानों की आय बढ़ रही है। साथियों, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। साथियों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। वह वीडियो पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर स्थित नया पिंगला गांव के एक चित्रकार सरमुद्दीन का था। वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि रामायण पर बनाई उनकी पेंटिंग 2 लाख रुपए में बिकी है। इससे
उनके गांव वालों को भी काफी खुशी मिली है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता हुई। इसी क्रम में मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली, जिसे मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। पर्यटन मंत्रालय के रीजनल ऑफिस ने महीने के शुरू में ही बंगाल के गांवों में एक इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे की शुरुआत की। इसमें पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान, वहां के हस्तशिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित की। मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे के दौरान हैंडीक्राफ्ट्स की जो कुल बिक्री हुई वो हस्तशिल्पकारों को बेहद प्रोत्साहित करने वाली है। देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कला को लोकप्रिय बना रहे हैं। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए। वैसे तो वो इंजीनियरिंग की छात्रा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्टचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहाँ किया? सॉफ्ट स्टोन्स पर। कॉलेज जाने के रास्ते में भाग्यश्री को ये सॉफ्ट स्टोन मिले। उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया। बाद में उन्होंने रोजाना 2 घंटे इन पत्थरों पर पट्टचित्र स्टाइल में पेंटिंग की। वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने लगी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बोतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। अब तो वो इस आर्ट पर वर्कशॉप भी आयोजित करती हैं। कुछ दिन पहले ही सुभाष बाबू की जयंती पर भाग्यश्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। मैं भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। झारखंड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहाँ मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथ ही उसमें अलग अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इससे गांव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत से हजारों किलोमीटर दूर, कई महासागरों, महाद्वीपों के पार एक देश है जिसका नाम है चिले। भारत से चिले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात यह है कि वहां पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी सैंटियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं। चिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस ऑफ डेप्यूटीज में योग दिवस को लेकर बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल होता है। कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर जोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं। चिले की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहां 4 नवंबर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर 4 नवंबर में ऐसा क्या है। 4 नवंबर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे घोषित करके एस्ट्राडा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। चिले की पार्लियामेंट द्वारा यह एक विशेष सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वैसे चिले की संसद से जुड़ी एक और बात आपको दिलचस्प लगेगी। चिले सीनेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम रविंद्रनाथ क्विंटेरॉस है। उनका यह नाम
विश्व कवि गुरुदेव टैगोर से प्रेरित होकर रखा गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस माय गॉव पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो ऐप पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती ही है, टोल प्लाजा पर रुकने, कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। अपर्णा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे, लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने आइडियाज जरूर भेजते रहिएगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। इति विदा पुनर्मिलनाय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदि पंच देवों में से एक और कलयुग के एकमात्र दृश्य देव भगवान सूर्य देव को ज्योतिष में सभी ग्रहों